Cossel-Lewis approach of chemical bonding. Around 1916, Cossel और लुइस दो साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली केमिकल बॉन्डिंग के कुछ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशंस दिए। बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशंस नहीं थे, बट फ्रॉम हियर द डेवलपमेंट ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग स्टार्टेड। द पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो कॉसल एंड लुइस के बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इवन लुइस वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज 40 times. Unfortunately, he did not get any Nobel Prize, although 5 of the Lewis students have got the Nobel Prize. Well, that's a different story altogether. कॉसल का जो अप्रोच है और लुइस का जो अप्रोच है वो सिमिलर है, लेकिन दोनों के अप्रोच में एक बेसिक डिफरेंस है। कॉसल ने मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे फोकस किया और लुइस ने मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे फोकस किया। दैट्स वन थिंग। लेकिन दोनों का जो अप्रोच है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट एटम्स जो बनते हैं, एटम्स जो कंबाइन होते हैं, सॉरी, उनके कंबाइन होने का एक प्राइमरी रीजन है दैट दे वांट टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। कॉसल और लुइस ने इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली एक पॉइंट नोटिस किया कि नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस कंपाउंड्स नहीं बनाती। जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया तो पता चला कि नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल NS2NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का भी आउटर शेल फुल होता है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉसल और लुइस ने ऑब्जर्व किया कि नोबल गैसेस के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते। प्रोबेबली रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स also try to achieve the same configuration, and that is the reason they combine with that is the reason they form the chemical bond, right? So see, Cossel largely limited to the inorganic compound, whereas Lewis focused on mainly on the organic compound. Cossel-Lewis approach was mainly based on the electronic configuration of the inert gases. According to the Cossel-Lewis approach, atom has a positively charged kernel, whereas valence shell can be accommodated 8 electrons. ये लुइस का बहुत यूनिक अप्रोच था, ठीक है। आप इस अप्रोच को समझने के लिए देखो, लुइस ने ये कहा कि जो एटम है उसमें एक न्यूक्लियस है। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट सोडियम, उसके पास एक न्यूक्लियस है जिसमें 11 प्रोटॉन्स हैं। उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 2p6, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में। तो लुइस ने कहा कि हम एटम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होगा न्यूक्लियस प्लस इनर शेल, न्यूक्लियस प्लस इनर शेल, इसको हम बोलेंगे कर्नल। और जो बचा हुआ पार्ट होगा आउटर मोस्ट शेल, इसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल। उन्होंने वैलेंस शेल को एक इमेजिनरी क्यूबिक कंसीडर किया।
उन्होंने कहा जैसे क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं वैसे ही वैलेंस शेल की कैपेसिटी भी 8 होती है। अगर वैलेंस शेल में सभी अगर इमेजिनरी क्यूब के सभी कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, अगर इमेजिनरी क्यूब के सभी कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो एलिमेंट स्टेबल होगा, राइट। इससे कंपेयर कर रहे हैं ये। उन्होंने कहा जैसे किसी सिमेट्रिक क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं वैसे ही वैलेंस शेल की कैपेसिटी भी 8 होती है, और अगर क्यूब के सभी कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड हैं मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसा कॉम्बिनेशन स्टेबल होगा। लेकिन अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो एलिमेंट के सभी कॉर्नर्स ऑक्यूपाई नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, तो सोडियम के केस में आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब आउट ऑफ 8 कॉर्नर्स only one corner is occupied. On the contrary, क्लोरीन में 7 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड हैं क्योंकि क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p5 मतलब आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब क्लोरीन भी चाहेगा कि उसका शेल कंप्लीट हो जाए मतलब उसके 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हो जाए मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव हो जाए, और सोडियम विल आल्सो ट्राई टू डू द सेम थिंग। So because of that, according to Lewis and Cossel approach, sodium donates its 1 electron, तो सोडियम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर कर देगा, तो अब सोडियम का आउटर शेल नहीं बचा, ये पूरा डोनेट हो गया। तो इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 मतलब सोडियम ने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लिए, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सोडियम पे चार्ज प्लस और Cl पे माइनस क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। दैट इज हाउ दे हैव गिवन द assumption that valence shell has capacity of 8 electrons same as 8 corners of the cube around the kernel, right? तो बहुत यूनिक अप्रोच लगाया लुइस ने। उन्होंने कहा जैसे इमेजिनरी क्यूब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी जैसे इमेजिनरी क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं वैसे ही वैलेंस शेल की कैपेसिटी भी 8 होती है, same as the 8 corners of the cube around the kernel. And by donating, accepting or sharing electron, elements try to achieve the 8 electrons in valence shell. Now, like in case of sodium, outermost shell has only 1 electron. So out of 8 corners, only 1 corner is occupied. Whereas in noble gases, all 8 corners of the cube are occupied, which is responsible for the stability of the atom. So that's what I explained here. सोडियम में आउट ऑफ 8 कॉर्नर्स, ये लुइस का assumption है which was ऐसा क्यूब जैसा कुछ नहीं होता है एटम में, ठीक है। वो कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं वैसे ही वैलेंस शेल की कैपेसिटी 8 होती है। अगर क्यूब के सभी 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड हैं मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कंडीशन स्टेबल होगी।
That was the Cossel-Lewis approach. Now according to Cossel, जिन्होंने मेनली आयनिक कंपाउंड्स पे फोकस किया, उन्होंने कहा कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में ये इनर्ट गैसेस है 18th ग्रुप। इनर्ट गैसेस से जस्ट पहले आते हैं हैलोजन 17th ग्रुप, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और इनके पास ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम है। और पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को वी शुड राइट एक्चुअली हियर, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल है। और पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग में फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स हैं और इनके पास ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो मोस्ट रिएक्टिव alkali metals, most reactive alkali metals having one electron extra than the octet. Similarly, most reactive halogens are having lack of only one electrons to achieve the octet. और most reactive halogen यानी फर्स्ट ग्रुप और मोस्ट रिएक्टिव हैलोजेंस, इन दोनों को बीच में सेपरेट करता है नोबल गैस। तो कॉसल का ये कहना है कि एल्कली मेटल्स अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो कहां पहुंच जाएगा, नियॉन पे। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वो कहां पहुंच जाएगा, आर्गन पे। मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 11 नंबर का एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो कहां चला जाएगा, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन 17 नंबर का एलिमेंट है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो कहां चला जाएगा, आर्गन पे। मतलब सोडियम को भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा और क्लोरीन को भी। And then Na plus and Cl minus will attract each other, that will be called as ionic bond. So for example, if I talk about formation of NaCl, so in that case we have sodium, in case of sodium there are 11 electrons in the valence shell, sorry, total 11 electrons. So configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, right? This is sodium. And other side we have chlorine, which has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. तो यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि सोडियम के आउटर शेल में ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये ऑक्टेट हो गया 6 + 2 8, और ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जबकि क्लोरीन के पास ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो कॉसल-लुईस अप्रोच के अकॉर्डिंग सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा। तो यहां पे 3s का इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया और वो इलेक्ट्रॉन किसको मिला, 3p5, तो बन गया 3p6। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो माइनस। Na+ बनने के बाद उसके आउटर शेल में रह गए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट अचीव हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद क्लोरीन के आउटर शेल में भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट अचीव हो गया, राइट। नाउ positive Na+ ion will attract the negative Cl- ion, and this attraction will be called as electrovalent bond.
Take one more example. We are taking calcium 20 number. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, total 20 electrons. And we have fluorine, atomic number 9, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p5. Now here there is octet and there are 2 electron extra than the octet, and on the contrary fluorine is having 7 electrons, 1 electron less than octet. So calcium wants to donate 2 electron, but fluorine wants to accept only 1 electron. तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है? Problem is that fluorine wants to accept only 1 electron, whereas calcium wants to donate 2 electron. This is not a problem. This is opportunity. Opportunity in the sense, कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. 1 electron will be accepted by 1 fluorine, second electron will be accepted by second fluorine. तो दोनों फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, फ्लोरीन की जगह बन जाएगा फ्लोराइड और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p6. और कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो उसका भी आउटर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और उस पर चार्ज हो जाएगा +2. तो कैल्शियम +2 and there are the fluoride ions formed, 2 fluoride ions formed. These fluoride ions will attract each other. That is electrovalent bond being formed. This is what we can say is the causal approach. See here, in periodic table, highly electronegative halogens are separated by highly electropositive alkali metals. यानी फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है 18th ग्रुप. Alkali metals form positive ion by losing 1 electron, whereas halogens form negative ion by gaining 1 electron. So alkali metals 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और हैलोजेंस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे. एल्कली मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए उन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और हैलोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए उस पे होगा नेगेटिव चार्ज. These negative ions formed by the halogen and positive ions formed by the alkali metal have 8 electrons in the valence shell. सोडियम ने रैंडमली एब्रप्टली एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए, पर्पसली एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्योंकि उस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट होने के बाद उसका ऑक्टेट अचीव हो जाएगा, अंदर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8. क्लोरीन ने रैंडमली एब्रप्टली एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किए, पर्पसली एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया सो दैट इट कैन अचीव इट्स ऑक्टेट. तो Cl माइनस बनने के बाद क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया और Na प्लस बनने के बाद सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. Same as the noble gas configuration except helium, these 8 electrons in the valence shell are called octet. These negative and positive ions are further stabilized by attracting each other. The bond formed by electrostatic attraction between cation and anion is called electrovalent bond. तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाएगा तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. Causal postulate explain the formation of
electron transfer and the formation of ionic crystal. तो फॉसल का जो अप्रोच है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का अप्रोच है. एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे सो दैट देयर इज मैक्सिमम अट्रैक्शन. तो जो पॉजिटिव नेगेटिव एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे उसको बोल देंगे क्रिस्टल. तो फॉसल इज वेरी मच सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट in explaining the formation of electrovalent bond, ionic bond. But he is not satisfying the concept of sharing of electron and other thing. That concept was further explained by Lewis, because Lewis mainly focused on the organic compounds which are covalent compounds.